हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल इन मेक इट एजुकेशन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हो आप घर पे आकर के बहुत शान से बताते हो भाई हम आज 4 राउंड ग्राउंड का मार के आए हैं, आज हम 5 गिलास पानी पिए हैं। बट आपने 4 राउंड ग्राउंड का मारा है वो भी मेजर किया जा सकता है, आपने 4 गिलास पानी पिया है वो भी मेजर किया जा सकता है। तो एनीथिंग दैट कैन बी क्वांटाइज्ड और मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो इतने से समझ में तो आ गया होगा कि आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो फिर उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसा कि मैं बताया, एनीथिंग दैट कैन बी क्वांटाइज्ड और मेजर्ड, वो हर चीज जो मेजर की जा सकती है फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आपने बताया ग्राउंड का 4 राउंड, ठीक है, तो 4 राउंड। फिर क्या बताया? 4 ग्लास ऑफ वाटर, 4 ग्लास। आप क्या क्या चीजें यहां पर इस्तेमाल कर रहे हो बेटा? एक नंबर इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरी उस 4 को डिफाइन करने के लिए, यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपने राउंड बताया। बट इन चीजों का इस्तेमाल तो हम साइंटिफिकली नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या करा कि एक ऐसा स्टैंडर्ड, हो सकता है आपका ग्राउंड छोटा हो मेरा ग्राउंड बड़ा हो, या हो सकता है आप ही का ज्यादा बड़ा हो मेरा छोटा हो, तो हम बोल नहीं सकते कि हाँ हम दोनों इक्वली दौड़ा है, या आपका ग्लास छोटा वाला आप छोटी वाली से पी के आगे भौकाल झाड़ रहे हो, हम बड़ी वाली से पी के आगे कुछ नहीं बोल रहे। तो ये हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड वे में उसको मेजर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड वे में मेजर करने के लिए एक तरीका बनाया। सबसे पहले तो जान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूज कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अ नंबर एंड अ यूनिट, ठीक है बच्चे, अ नंबर एंड अ यूनिट्स। ठीक, कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि आप अपना वजन बताओ, वजन कितना होगा आपका? सर मेरा वजन है 50 kg, ठीक है। दूध कितना आता है घर में? सर हमारे घर में तो 2 लीटर आता है। सर हमारी भैंसिया 10 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो ये एक नंबर एक यूनिट, एक नंबर एक यूनिट, ऐसे इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना था, किन किन सिस्टमों में करना था वो आप पहले जान लो। तो बेटा 3 सिस्टम यूज किए जा रहे हैं अभी तक, कहीं कहीं पर कुछ कुछ क्वांटिटीज में जो सिस्टम्स है मैं बता रहा हूं क्या क्या सिस्टम्स है। पहला सिस्टम है बेटा सीजीएस, दूसरा है एमकेएस और तीसरा है एफपीएस। ये 3 सिस्टमों का इस्तेमाल हम करते हैं। बहुत सारे ब्रिटिश कंट्रीज में अभी भी एफपीएस यूज किया जा रहा है। बाकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो हम एमकेएस यूज करते हैं। सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल अब बहुत कम जगहों पर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सर शॉर्टकट में बता के निकल लिए? शॉर्टकट नहीं है, ये आपका होमवर्क है। इनका फुल फॉर्म आप देखो, देख करके कमेंट करो कि इनका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो अब इन तीनों सिस्टमों का इस्तेमाल हम एग्जैक्टली इसी वे में करते हैं, अ नंबर एंड अ यूनिट, ठीक है बेटा। तो यूनिट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अ यूनिट, द यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स। वन इज एसआई बेस यूनिट एंड सेकेंड वन इज एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है बेटा। बेस यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है, ठीक है। बेस यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है। इन दोनों यूनिट्स को मिला करके सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम देते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या आती हैं? एसआई बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स, एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सिंपली एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। अब बेस यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। पहले थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं। हिस्ट्री किसको किसको अच्छा लगता है? जिसको अच्छा नहीं लगता कमेंट करो, जरा बताओ कि हिस्ट्री अच्छी लगती है कि नहीं। मुझे नहीं लगती है, मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती है हिस्ट्री। चलो बेटा, तो हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब मेजरमेंट की शुरुआत हुई थी इन 1799, ड्यूरिंग दिस पीरियड एज यू नो इन हिस्ट्री कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का
फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, जिसमें मेजरमेंट का स्टार्ट शुरू हुआ था जस्ट। उसमें क्या क्या मेजर किया जा रहा था बेटा? जो मेजर किया जा रहा था वो है मास, लेंथ और टाइम। इन तीन चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लगा कि ये जो वहां पर यूनिट्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है, वो पूरी दुनिया में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं पर आप हाथ से मेजर कर रहे हो, कहीं पर आप कटोरे से मेजर कर रहे हो, ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई और एक कॉन्फ्रेंस रखा गया इन 1889, जिसको CGPM कहते हैं बेटा। CGPM फुल फॉर्म जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, CGPM इन 1889 फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट रखा गया था। उसमें बहुत सारी यूनिटों को चेंज किया गया, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम अभी तक इसका इस्तेमाल हो रहा था, बट इन 1954 लोगों को लगा कि नहीं, कुछ और ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका इस्तेमाल हम इनको यूज करके नहीं कर सकते। जैसे क्या क्या थी बच्चे? पहला था करंट। करंट को आप मास, लेंथ और टाइम से नहीं मेजर कर सकते हो। दूसरा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका भी इस्तेमाल आप इन तीनों का नहीं कर सकते हो। और फिर था थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इन तीनों क्वांटिटीज को 1954 में इंक्लूड किया गया इन एसआई बेस यूनिट। जो अभी अभी हमने पढ़ा, एसआई बेस यूनिट्स में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब एसआई बेस यूनिट्स आपकी कितनी हो चुकी हैं? अब आपकी एसआई बेस यूनिट्स हो चुकी हैं 6, ठीक। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक। करंट तो आपको पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की किसी भी लाइट का कितना तेज है। जैसे मेरे यहाँ जो लाइट जल रही है, इसका लाइट थोड़ा कम है, आपके घर में हो सकता है कि ज्यादा लाइट हो। रोड पे जो जलता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए कि कितनी इंटेंसिटी की है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया गया। और आपको जब बुखार होता है तो जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का इस्तेमाल करके किया जाता है। बट इन 1971 एक और क्वांटिटी को यूज किया गया, एक और क्वांटिटी को अंदर लेकर के आया गया कि ये भी एसआई बेस यूनिट में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए और दूसरा कुछ हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा अब कितनी हो गई है आपकी एसआई यूनिट्स? 6 + 1 दैट इज 7, ठीक है। आप जान तो गए कि क्या क्या एसआई बेस यूनिट्स हैं। 7 एसआई बेस यूनिट्स या 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ये आप जान चुके हो। बट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये जरा सा देख लेते हैं। मास को आप रिप्रेजेंट करते हो कैसे? एम से। मास को किलोग्राम, किलोग्राम। लेंथ को, डिस्टेंस को कैसे? मीटर। जो एसआई बेस यूनिट में यूज हो रहा है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। जो बेस यूनिट्स में यूज होता है मैं वो बता रहा हूं। अदरवाइज आप किलोमीटर भी यूज कर सकते हो, आप हेक्टोमीटर भी यूज कर सकते हो। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। टाइम को यूज करते हैं सेकंड में, मेजर करते हैं सेकंड में। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड एज, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं मोल, ठीक है बेटा। ये तो हो गया कि क्या क्या नाम है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनको। ये तो केजी को केजी में यूज करते हैं, मीटर को एम लिख लो, ठीक है। सेकंड को एस यूज करते हैं। कहोगे क्या सर बच्चों वाला पढ़ा रहे हो, आता है आपको, है ना। ये एम्पियर, कैंडेला सीडी यूज करते हैं, केल्विन के यूज करते हैं, एंड मोल को MOL यूज करते हैं, ठीक बेटा। ये हो गई 7 बेस यूनिट्स। उन यूनिट्स, वो यूनिट्स जो किसी दूसरी यूनिट से नहीं बनती है, जिनका डायमेंशन सिर्फ उन्हीं की यूनिट होती है,
ठीक है, सिर्फ उन्हीं की यूनिट होती है उनका डायमेंशन। अब जब डायमेंशन की बात आई है तो बता दो बेटा, ये डायमेंशन का इस्तेमाल हम आगे क्लासेस में, अगली क्लास में हम लोग इसको और एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, एमएलटी का, एमएलटी की, एमएलटी ए, एमएलटी के, ये बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल होगा धीरे धीरे, जिनका डायमेंशन के बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो अगली यूनिट्स हैं, अगली टाइप की यूनिट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा कि दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी? एसआई बेस यूनिट्स और दूसरी एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, चलो तो देखो एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है बेटा? सबसे पहले तो ये जान लो कि ये वो यूनिट्स हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस यूनिट्स। ठीक है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन के बारे में जैसे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, डायमेंशनलेस यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी हैं डायमेंशनलेस यूनिट्स? पहला है रेडियन, रिप्रेजेंटेड एज RAD। ठीक है, होता क्या है बेटा? ये प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, किसी भी प्लेन पर कोई अगर एंगल हमको मेजर करना हो उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो बेटा जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं रेडियन। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को कैसे यूज करते हैं? SR। ये क्या होता है बेटा? ये होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल कैसे मेजर करना है? मान लो आप बॉल ले लो, एक जो टेनिस बॉल खेलते हो, या फुटबॉल ले लो एक। ठीक है, एक फुटबॉल ले लो। अब उसको क्या करना है? ये देखो आपका फुटबॉल, हाँ आप ही का है, मेरा नहीं है, मैं अपना फुटबॉल काटूंगा नहीं। तो ये आपका फुटबॉल है बेटा, ये रहा सेंटर। आपको क्या करना है? एक ऐसा हिस्सा काटना है गोल सा ऊपर से। ठीक है, ऐसा हिस्सा आपको काटना है। मान लो ये एरिया आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, और ये आपका रेडियस। ठीक है, ये अगर SR है बेटा, SR इक्वल्स टू कितना होगा? S/R²। SR क्या है? ये स्टेरेडियन का रिप्रेजेंटेशन है। वो ये S और ये R नहीं है। ये S का मतलब होता है सरफेस एरिया। S की जगह ज्यादा अच्छा होगा आप A लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा आप A लिख लो। सरफेस एरिया बाई रेडियस स्क्वायर इज मेजर्ड एज इन स्टेरेडियन। ठीक है बेटा, चलो मिटा दूं। तो अभी तक आपने जो पढ़ लिया है वो है 7 बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स कितनी होती हैं बेटा? बेस यूनिट्स कितनी हो गई? हमने अभी पढ़ा 7 बेस यूनिट्स हो गई। ठीक है, एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी हो गई? 2। अब वो यूनिट्स जो इन यूनिट्स को मिला करके बनती हैं, ठीक है, वो यूनिट्स एसआई यूनिट्स जिसको कहते हैं, वो यूनिट्स जो इन यूनिट्स को मिला करके बनी है और उनका एक पर्टिकुलर नाम है, उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जैसे एग्जाम्पल फोर्स, वर्क, पावर, इनकी यूनिट्स क्या है बेटा? इनकी यूनिट्स क्या है? फोर्स है न्यूटन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, न्यूटन। ठीक है, वर्क का क्या होता है? जूल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जैसे। पावर का क्या होता है बेटा? व्हाट? हाँ वही, ठीक है, डब्ल्यू। तो ये कुछ ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ऐसी डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं इन नंबर्स 22 हैं।
ठीक है, 22 डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो अभी आपने क्या जान लिया है कि 7 बेस यूनिट्स होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स होती हैं। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स कैसे मेजर करना है, क्या होती हैं, वो आपने जान लिया। एंड देन डिराइव्ड यूनिट्स आपने जाना कि 22 डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि कौन कौन सी है। ठीक है, मिटा दो इसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी तक बेस यूनिट्स के बारे में अच्छे से जान चुके हो। अब एक एक बेस यूनिट्स को कैसे मेजर किया जाता है ये हम जानते हैं। लगभग 3000 बीसी के आसपास इजिप्शियन क्या करते थे कि लेंथ मेजर करने के लिए वो हाथ का इस्तेमाल करते थे, यहां से यहां तक एक हाथ। बट ये भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, क्योंकि सबका हाथ बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। चलो तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यूनिट्स लेंथ मेजर करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है बच्चे, लेंथ मेजर करने के लिए क्या क्या चीजें का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टली। आपको यहां से वहां तक डिस्टेंस फाइंड करनी है, आपके पास स्केल है, आपको किसी का डायमीटर फाइंड करना है, आपके पास वर्नियर कैलिपर है, डेप्थ फाइंड करना है, छोटी डेप्थ वर्नियर कैलिपर है, आपके पास स्क्रू गॉज है, आपके पास स्फेरोमीटर है। ये सारी चीजें हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इनका इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर किया जाता है, डिस्टेंस, लेंथ, डायमीटर, डेप्थ कैसे फाइंड किया जाता है, वो हम इसको आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है बेटा इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड का यूज क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हम डायरेक्टली वहां तक पहुंच करके उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली हम वहां तक पहुंच के मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि इको मेथड। ठीक है, इको मेथड, सोनार, रडार और पैरालैक्स मेथड। ये कुछ ऐसे मेथड हैं जो हम बिना इंस्ट्रूमेंट यूज करके, हम एक ही जगह पर खड़े होकर के हम इसकी लेंथ या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक एक करके थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसमें कैसे मेजर होता है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो अभी मैं इसे मिटा रहा हूं। चलो, अब क्या होता है बच्चे, पहला जो हम जानेंगे वो पैरालैक्स मेथड के बारे में। ठीक है, पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स क्या होता है आप इससे समझ जाओगे कि कभी भी एक आंख बंद करके इसको देखना, ठीक है, आगे रखना, और इसको दूसरे हाथ से, एक आंख बंद करके दूसरे हाथ से एग्जैक्ट सोचना कि मैं उस पर उंगली रख रहा हूं, उसके टिप पे उंगली रख रहा हूं। आप नहीं रख पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों आंखें क्या करती हैं, उसकी रिलेटिव डिस्टेंस मेजर करके हमें बता देती है कि इतनी डिस्टेंस है। ये हम 20 मीटर से कम के डिस्टेंस को कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा के डिस्टेंस हो जाने पर हमारी आईज उसके रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बता पाती हैं। ठीक है, जब हमारी दो आईज के बीच की डिस्टेंस और उस एंगल को मेजर करके हमारा ब्रेन उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, पैरालैक्स मेथड को यूज कैसे करते हैं बेटा, देखो, किसी भी पॉइंट को, पहले तो ये जान लो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। पैरालैक्स मेथड का इस्तेमाल होता है किसी भी प्लैनेट और स्टार, इनकी डिस्टेंस जानने के लिए। ठीक है, और दूसरा किसी भी प्लैनेट और स्टार का क्या, डायामीटर जानने के लिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है प्लैनेट और स्टार की डिस्टेंस जानने के लिए या फिर प्लैनेट और स्टार का डायामीटर जानने के लिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, मान लो कि यहां पर 2 पॉइंट्स हैं जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। फॉर प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या किए, यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किसी एक पॉइंट पर बहुत दूर यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटे, तो हमने क्या करा, यहां से इसका एंगल मेजर किया, कितना मेजर आ रहा है, यहां से भी हमने इसका एंगल मेजर किया, और ये टोटल एंगल है अल्फा। फॉर एग्जांपल अल्फा, ये डिस्टेंस हमें नोन है कितना, b। अब इसकी जो डिस्टेंस है बेटा,
जो स्टार या प्लैनेट की डिस्टेंस है उसको हम अगर d एज्यूम कर लें, ठीक है, तो यहां पर देखो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, ये टोटल एंगल अल्फा है, तो ये कितना होगा बेटा, अल्फा बाई 2। अब हमें अपनी खुद की डिस्टेंस पता है, हमने दो जगह से ऑब्जर्वेशन ली, उसका टोटल एंगल निकाला कि कितना एंगल आ रहा था हमारे पास, ठीक है, हमें डिस्टेंस पता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, बताओ, यहां देखो ये टोटल b है, तो ये कितना होगा, b बाई 2 होगा, देखो b बाई 2 डिवाइडेड बाई tan ऑफ अल्फा बाई 2। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीजें आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, अर्थ से किसी भी 2 पॉइंट से अगर हमको मेजर करना हो तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे निकालना है, ठीक है। दूसरा देख लेते, मिटा दो, दूसरा देखो, प्लैनेट या स्टार का डायमीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है, सेम चीजें होंगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हम इस पॉइंट से बेटा, इस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप हैं, हम नहीं हैं, आप हैं, आपको इस प्लैनेट का आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो आप इस पॉइंट से क्या क्या देख सकते हो, एक ये पॉइंट देख सकते हो, एक ये पॉइंट देख सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने जो डिस्टेंस देखी, अब इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, d, ठीक है बेटा। ये जो आपकी डिस्टेंस है, इसको अगर मैं स्मॉल d मान लूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको ये पता है कि प्लैनेट कितनी दूर है, आपको पता है कि प्लैनेट कितनी दूरी पर है आपसे, ठीक है, और आप ये देख ले रहे हो कि पैरेलैक्स एंगल कितना हो रहा है, इसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, इसको बेसलाइन बोलते हैं इन टर्म्स, ठीक है। बट आप ऐसे समझो, ये एंगल है आपका थीटा, मान लो ये एंगल है आपका थीटा। अच्छा बेटा, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, जब एंगल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो थीटा इक्वल्स टू हम, मतलब tan थीटा को हम थीटा लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, एंगल बहुत छोटा हो जाने की वजह से आप लिखते हो थीटा इक्वल्स टू d बाई डी, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट और स्टार इज इक्वल्स टू d थीटा, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड क्या हमने बताया था बेटा, इको मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। कभी क्या करना कि घर में बैठना, ठीक है, घर में बैठना और दरवाजे सारे बंद कर लेना, उसमें बोलना जोर से, आपकी आवाज खुद को सुनाई देगी, आपकी आवाज गूंजेगी, उस गूंज को इको कहा जाता है, ठीक है। तो मेजर करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो आपको पहाड़ की डिस्टेंस मेजर करनी है, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, बहुत सारे गड्ढे खाइयां हैं, आप वहां से यहां जा नहीं सकते, बट आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करनी कि यहां से वो माउंटेन या वो पीक कितनी दूरी पे है, तो हम क्या करते हैं, इको मेथड का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एक साउंड यहां से वहां छोड़ते हैं, एक साउंड यहां से वहां छोड़ते हैं, और वो फिर रिफ्लेक्ट होकर के कितनी देर में आती है ये हम मेजर करते हैं, ठीक है। मान लो यहां पर हम है और यहां पर है तुम्हारा माउंटेन, ये तुम्हारा ही माउंटेन है, ठीक है बेटा। यहां से हमने साउंड की स्पीड v स्पीड से हमने साउंड को रिलीज किया, और ये आफ्टर t सेकेंड यहां पर रिसीवर में आया। इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं बेटा, एक सोर्स और एक रिसीवर, और यही लगभग सारे मेथडों में यूज होगा, एक ही चीज यही यूज होता है, एक सोर्स और एक रिसीवर। साउंड हमने यहां से छोड़ा, वहां गया, वहां से लड़ा, रिफ्लेक्ट होकर के आया, टोटल टाइम लगा t सेकेंड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इज vt। अब देखो बेटा, यहां से साउंड ये गया, अगर डिस्टेंस है ये s, यहां से साउंड गया s, वापस आया 2s, तो डिस्टेंस ऑफ माउंटेन विल बी इक्वल्स टू vt बाई s, वेयर v इक्वल्स टू साउंड स्पीड,
ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड v है। इको मेथड समझ में आ गया, इको मेथड का इस्तेमाल कर लोगे आगे से। चलो नेक्स्ट, सोनार। क्या? सोनार, SONAR, सोनार। सोनार का इस्तेमाल कब होता है बेटा? जब आप समंदर में हो, आपको गहराई में कोई चीज फाइंड करनी है या किसी की डेप्थ फाइंड करनी है, तब हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें भी जैसा बताया मैं बेटा कि सोर्स एंड रिसीवर यूज होगा। ठीक है, सोर्स एंड रिसीवर इसमें भी यूज होगा, बट इसमें जो सोर्स से निकलने वाला पदार्थ होगा वो है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड हम रिलीज करते हैं यहां पर। ये सेम वही प्रोसेस, मान लो यहां पर आप हो, यहां से आपने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ा, ठीक है, जिसकी स्पीड v है, वापस रिसीवर तक आने में इसका टाइम t लगा। ठीक है, सेम वही चीज बेटा, डिस्टेंस गया, डिस्टेंस वापस आया, s इक्वल्स टू vt बाई 2। यहां पर v क्या है बेटा? स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इन वाटर। ये एकदम से ध्यान रहे, अल्ट्रासोनिक, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इन वाटर। पानी में उसकी स्पीड कितनी है वो जानते हो आप, जान जाओगे आप, कितने समय में आ रहा है वो आप जान जाओगे, तो आपको डिस्टेंस या डेप्थ आपको पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, अगला देखो, रडार। ठीक, क्या है? रडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, इसमें भी क्या यूज होता है बेटा? इसमें भी सेम सोर्स एंड रिसीवर यूज होगा, एंड द वेव्स यूज्ड हियर आर रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स। इनका इस्तेमाल कब होता है बच्चे? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या फिर लोकेशन ऑफ प्लेन, एरोप्लेन, प्लेन नहीं, एरोप्लेन। ठीक है, लोकेशन ऑफ एरोप्लेन आपको फाइंड करने के लिए हम रडार का यूज करते हैं। अब कैसे? सेम वही चीजें, मान लो यहां पर तुम्हारा डिवाइस है, यहां पर एरोप्लेन है, रडार वेव्स, रेडियो वेव्स गई और वापस आई। ठीक है, सेम वही चीज है बेटा, 2s इक्वल्स टू ct, where c is speed of sound waves, speed of radio waves, equals to speed of light। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपको पता है। ठीक है, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया? ct बाई 2। बहुत सिंपल। ठीक, रडार, सोनार सब समझ में आ रहा है। चलो, कभी ऐसा हो जाए कि आपको एक पहाड़ का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, पहाड़ कितना हाइट है वो आपको मेजर करना है, बट वो इनएक्सेसिबल, आप चढ़ नहीं पा रहे हो उस पर। ठीक है, या फिर लेकर के स्केल जा नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे बेटा? डिटेक्शन ऑफ लेंथ विच इज एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये A एंड B बॉडी है जिसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, एक ही इंस्ट्रूमेंट लेना है जिससे आपको एंगल मेजरमेंट हो सके और थोड़ा सा लेंथ आप मेजर कर सको, जितनी दूरी तक आप एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है C, यहां से आपने एंगल मेजर किया, कितना? θ1। ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? हाइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको कैसे फाइंड करोगे? एक जगह से बैठे बैठे देखो, θ1 से आपको C पोजीशन से एक एंगल आपने फाइंड कराया। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो,
थोड़ी दूर आगे जाकर के फिर आपने एंगल मेजर किया और ये आया थीटा 2। ठीक है, इसका नाम है डी, अगर हम रख देते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि मैं बताया, ट्रिग्नोमेट्री में आपको आना पड़ेगा। आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, देखो कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 1, tan थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा का बेस बाई परपेंडिकुलर। थीटा 1 के केस में सीबी बाई ए बी। ठीक है, सीबी बाई ए बी। एंड व्हाट अबाउट कॉट थीटा 2, ध्यान से देखो, कॉट थीटा 2 में क्या करना है, डीबी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है, तो डीबी बाई ए बी। अब ध्यान से देखो बेटा, बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अब देखो क्या आ गया, सीबी बाई ए बी माइनस डीबी बाई ए बी। ठीक, एक साथ ले लेते हैं, सीबी माइनस डीबी बाई ए बी। अच्छा देखो बेटा, सीबी माइनस डीबी क्या है, ध्यान से देखो, इतना माइनस इतना। ठीक, इसमें से इसको घटा देंगे तो बचा क्या, ये हिस्सा। कितना बचा, ये हिस्सा। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो बेटा, सी डी बाई ए बी। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपने थीटा 1 थीटा 2 मेजर कर रखा है ऑलरेडी। हमको फाइंड क्या करना है, ए बी। हमको फाइंड क्या करना है, ए बी। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, सी डी बाई कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करना कितना आसान है। ठीक, थीटा 1 थीटा 2 आपने मेजर करा है, आप यहां से यहां तक गए हो तो आप जानते हो कि कितनी दूर गए हो। ठीक है, ज्यादा दूर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे फिर जाके मत मेजर करना, नहीं कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक ऐसी डिस्टेंस लेना जो आपके एक्सेसिबल रेंज में हो, पूरा एक्सेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलो मिटा देता हूं। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ, इनका इस्तेमाल हम बेटा बहुत साइंटिफिकली यूज, एक्चुअली साइंटिफिकली ही यूज करते हैं इनका। ठीक है, पहला है एयू, जिसका पूरा नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये कितना होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विच इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसकी एक और वैल्यू जो कि मोर एक्सप्लेन्ड वे में आती है 14959800 किलोमीटर। इतनी दूरी पर एग्जैक्ट वैल्यू जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 14959800 किलोमीटर। यहां से अर्थ से सन की जो दूरी है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। दूसरा है बेटा पार्सेक। पार्सेक, ये वो सारे यूनिट्स हैं जो लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं। पार्सेक क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल से क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। मान लो यहां पर है बेटा सन और यहां पर है क्या, अर्थ। ध्यान से देखो, यहां पर सन, यहां पर अर्थ है। कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर पर, ठीक है, लगभग इंफिनिटी पर, लगभग इंफिनिटी पर, ज्यादा उधर हो जा रहा है, चलो मैं इधर कर देता हूं। लगभग इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है जो दिख रहा है हमें। अब यहां से कंडीशन है बेटा कि ये डिस्टेंस पार्सेक कब होगी, ये सन से किसी भी स्टार या किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 1 पार्सेक कब होगी, मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, सन से अर्थ की दूरी जो है वो 1 AU है। सन से जो उसकी डिस्टेंस होगी, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, वो 1 पार्सेक कब होगी, 1 पार्सेक कब होगी, जब अर्थ से उसका एंगल 1 सेकेंड का होगा। ठीक है, जब अर्थ से उसका एंगल 1 सेकेंड का होगा तब हम इस डिस्टेंस को कह सकते हैं 1 पार्सेक। ठीक है,
समझ में आ गया? चलो आपको बताना ये है कि 1 पार्सेक इक्वल्स टू कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितना एयू। निकालो, निकाल कर बता, क्योंकि यहां पर आप एयू जानते हो, एंगल जानते हो, ठीक है, एयू जानते हो, एंगल जानते हो, आपको ये निकालना है। जैसा कि अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया हूं कि कैसे ये वैल्यूज निकालनी है। 1 सेकंड है, बहुत छोटी वैल्यू, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। यहां पर आपकी वैल्यू पता है 1 एयू की, रेडियन में निकाल के 1 एयू के साथ आप निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो 1 पार्सेक की वैल्यू आपको खुद निकालनी है। थर्ड यूनिट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। डिस्टेंस मैं लिखवा नहीं रहा हूं, रहने दो, आप जानते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, जितना भी होगा वो आपको मेजर करना है। कितना? 3 लाख किलोमीटर अप्रोक्स, 3 लाख इंटू 365 डेज को आप आवर में कन्वर्ट कर दो, फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लाइट ईयर निकल जाएगा। चलो ये आसान है। अगला बेटा ये हो गया बहुत बड़ी बड़ी चीजों का, क्योंकि लेंथ एक्चुअली हम डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ मतलब हम डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गई बड़ी बड़ी यूनिट्स। अब छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल कैसे होगा? जैसे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। ये बहुत छोटी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ऐसी चीजों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए, इतनी छोटी छोटी चीजों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 1 एंगस्ट्रॉम का हम इस्तेमाल करते हैं। 1 फर्मी, ठीक है, फर्मी या 1 स्मॉल f इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है बेटा। ये न्यूक्लियर डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और भी छोटा, बहुत छोटा, ठीक है बेटा। तो चलो बच्चे, आज हमने पढ़ा क्या क्या? आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसा मेजरमेंट होता है, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, आपने वो पढ़ लिया है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, बेस यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो भी आपने जाना। एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आपने जान लिया है, और डिराइव्ड यूनिट्स कैसी होती हैं आपने ये जान लिया है, ठीक है। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे बेटा, हाउ टू मेजर मास एंड टाइम। बहुत आसान है, केजी, सेकंड, ये सब है, लेकिन कैसे मेजर करना है, इक्वल्स टू कितना होता है, कैसे हम जाने की 1 सेकंड कितना डिस्टेंस, 1 सेकंड कितना समय होता है, कैसे हम ये चीजें जान पाएंगे, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कुछ एरर मिस्टेक्स जब आप प्रैक्टिकल करोगे, उसका एरर कैसे ठीक करना है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एरर करेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, क्योंकि फिजिक्स में एक छोटी सी मिस्टेक पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक कर देगा, पूरा आंसर गलत कर देगा। तो अगली क्लास में जरूर प्रेजेंट रहो, जरूर देखो इसकी वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल इसको लाइक करो, अपने दोस्तों को चाहते हो कि वो भी पढ़ें तो शेयर कर दो, ठीक है। चलो बच्चा, पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।